तो निर्मला सीतारमण के धमाकेदार बजट के बाद जैसी उम्मीद थी, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी करीब करीब वैसा ही ऐलान किया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी ब्याज दरें बढ़ने का डर खत्म हो गया है। रिपो रेट यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है वो 4% पर, और रिवर्स रिपो यानी रिजर्व बैंक में रखे डिपॉजिट पर बैंकों को जो ब्याज मिलता है वो 3.35% पर ही बने रहेंगे। स्थिति विकट है, ये आरबीआई गवर्नर ने भी माना है, लेकिन इस विकट स्थिति और इसके साथ जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था की गणित के हिसाब से कई महत्वपूर्ण बातें हैं आज की रिजर्व बैंक की पॉलिसी में। लेकिन आम नागरिक के काम की, यानी मेरे और आपके जैसे लोगों के काम की दो बड़ी बातें इस पॉलिसी में हैं। एक तो यह है कि अब कोई भी रेजिडेंट इंडियन यानी भारत में रह रहा भारतीय नागरिक विदेशी निवेश के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को पैसा ट्रांसफर कर सकेगा और वहां से विदेशी फंड या विदेशी कंपनियों में पैसा लगा पाएगा। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के अंदर बना हुआ है। तो ये एक तरह से उसको, गिफ्ट सिटी को या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को बढ़ावा देने का एक कदम हो सकता है। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को राहत होगी जो विदेशी निवेश करना चाहते हैं, विदेशों में पैसा लगाना चाहते हैं। आज की तारीख में काफ़ी लंबा चौड़ा आयोजन हो गया है, बहुत से लोग अपनी ब्रोकरेजेस के ज़रिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता खोल दिया गया है, आसान किया गया है। आप वहाँ एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोल पाएंगे वहाँ, हालांकि वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सुविधा होगी, वहाँ से पैसा वहीं का वहीं ट्रांसफ़र होना आसान हो जाएगा। दूसरी और ज़्यादा बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारे जैसे नागरिक हैं, अब वो हम सीधे बॉन्ड में, यानी भारत सरकार के बॉन्ड्स जिनको गिल्ट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, पहले इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता था, यानी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स होते हैं उनमें पैसा लगाने की सुविधा रिजर्व बैंक सीधे दे रहा है। रिजर्व बैंक डायरेक्ट या पब्लिक डायरेक्ट जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और हम और आप एक ऑनलाइन खाते के जरिए सीधे सरकारी बॉन्ड्स में खरीद और बिक्री कर पाएंगे। इस स्कीम का ब्यौरा सामने आएगा तब इस पर और चर्चा होगी, काफ़ी कुछ है इस पर बात करने को। कुल मिलाकर इस पॉलिसी में आज गवर्नर ने यह कहा है कि बजट ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ज़मीन तैयार कर दी है, महंगाई अभी काबू में है और करीब साल भर तक 5.25% से ऊपर जाने का डर भी नहीं दिख रहा है। उनके हिसाब से अगले साल जीडीपी की ग्रोथ रेट यानी देश की तरक्की की रफ्तार 10.5% रहने वाली है। गवर्नर ने अपने भाषण में जो ब्रीफिंग की, उन्होंने अर्थव्यवस्था में भरोसा लौटने के, ताकत लौटने के कई उदाहरण दिए। ऐसे सेक्टरों की गिनती बढ़ रही है जहां कारोबार सामान्य हो रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतर बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, सड़कें बनाने का काम तेज़ हुआ है और आगे और तेज़ होने वाला है। वैक्सीन आने के बाद से इकोनॉमी में हौसला बढ़ रहा है, लोग कारोबार के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर तरह के विदेशी निवेश में तेज उछाल है, आदि आदि अनेक चीज़ें उन्होंने गिनाई हैं। अब उन्होंने ये कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में 1% की छूट दी गई थी। इसे 4% से घटाकर 3% किया गया था। अब 2 चरणों में इसे वापस लिया जाएगा। 27 मार्च से ये रेट 3% से बढ़कर 3.5% हो जाएगा और 22 मई के बाद वापस 4% पर पहुंच जाएगा। ये 2 चरणों में इसलिए किया जा रहा है ताकि बैंकों को इसकी तैयारी का वक्त मिल जाए और झटका न लगे। MSME सेक्टर को दिए जाने वाले 25 लाख रुपए तक के नए लोन इस गणित से बाहर रहेंगे। इसका अर्थ है अभी बैंकों को MSME सेक्टर को जो मदद देनी है, सहारा देना है, उसके लिए रास्ता खोल के रखा गया है। बजट में यह भी कहा गया है कि सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाना है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सरकार के बैंकर और सरकार के डेट मैनेजर यानी सरकार के कर्ज का हिसाब रखने वाले मैनेजर की भूमिका में आरबीआई इसके लिए इंतजाम करेगा। इसके लिए उन्होंने कई उपाय बताए हैं। TLTRO ऑन टैप स्कीम है और इसमें अब बैंकों से NBFC को भी फंड मिलेंगे, इंतजाम किया गया है। CRR जो घटाया गया था वो कैसे वापस आएगा, ये रास्ता बताया गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक MSF सुविधा उपलब्ध होती है, इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे करीब 1,35,000 करोड़ सिस्टम में बना रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आरबीआई गवर्नर की आज की बातचीत में है,
वो है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ओम्बुड्समैन आप जानते हैं लोकपाल या शिकायत करने के लिए मीडियम होता है। तो अभी तक अलग अलग चीज़ों के अलग अलग लोकपाल होते हैं, ओम्बुड्समैन होते हैं, जहां आप शिकायत कर सकते हैं कोई समस्या है उस बैंक के कामकाज से, उस एनबीएफसी के कामकाज से। तो अभी 3 टुकड़ों में था ये, बैंक का अलग, एनबीएफसी का अलग और प्रीपेड का अलग, और इसके भी कई ब्रांचेस। तो 20 ऐसे दफ्तर देश में हुआ करते थे। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इसको सिंगल ओम्बुड्समैन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि आपको शिकायत करनी हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना रहना पड़े कि कब कहाँ किसकी शिकायत करें। एक ही जगह शिकायत कीजिए, उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगी। और बजट के बाद अब आरबीआई गवर्नर का भी कहना है कि अब बात बिल्कुल साफ है, इकोनॉमी अब किस दिशा में जा सकती है साफ दिख रहा है, उसके पास जाने को एक ही रास्ता है, ऊपर की ओर। और साथ में महात्मा गांधी को 2 बार कोट किया है गवर्नर ने अपनी बातचीत की शुरुआत में और बातचीत के अंत में। उन्होंने कहा है, वी आर डेली विटनेसिंग द फेनोमेनन ऑफ द इम्पॉसिबल ऑफ यस्टरडे बिकमिंग द पॉसिबल ऑफ टुडे। ये मोहनदास करमचंद गांधी को कोट किया गया है कि जिस चीज़ को कल तक असंभव माना जाता था, हम हर रोज़ उसे संभव होते हुए देख रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये आरबीआई गवर्नर ने जो भरोसा जताया है, जो विश्वास दिखाया है, वो इकोनॉमी को रफ्तार देने में कामयाब हो। और अगर इकोनॉमी में रफ्तार आ जाती है तो फिर बाकी सबको भी लाभ होगा। और उसके साथ ही ये शिकायत दूर होगी जो आज रिजर्व बैंक गवर्नर के सामने शिकायत रखी गई कि ऐसा लगता है, जब उन्होंने कहा कि भाई हम सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, कहा गया कि आपके सब में शायद जो कॉमन डिपॉजिटर है वो शामिल नहीं है, जो अपनी छोटी छोटी बचत बैंक में रखता है उस पर ब्याज कमाता है, क्योंकि ब्याज कम होने का फ़ायदा कर्जा लेने वालों को तो मिलता है लेकिन डिपॉजिट करने वालों को नहीं मिलता है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी आए जब ब्याज दरें चुभने न लगें उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, और उस परिस्थिति में फिर जो डिपॉजिटर है आरबीआई उसका भी ख्याल रखने की हालत में आ जाए।